नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राज सभी लोगों को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग थांडाई के सीखने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, जो अधिगम सीखने के नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब अधिगम अर्जन कराना होता है किसी बालकों को, तो शिक्षक को किस थ्योरी पे, किस बेस पे काम करना चाहिए, उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और थांडाइक महोदय ने यह अपना नियम बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। 8 अपना नियम दिए हुए हैं, जिसमें से 3 मुख्य होता है और उसके 5 उपमुख्य हैं, गौण नियम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करें। थांडाइक महोदय ने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 प्रमुख व 5 उनके सहायक नियम है। मित्रों, थांडाइक महोदय ने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं व 5 उनके सहायक नियम हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। मित्रों, मुख्य नियम में कौन है? मुख्य नियम में सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, यानी कि क्रियाशीलता का नियम। जो क्रियाशीलता जिसमें हमारा दिखे, तत्परता दिखे, तत्परता का नियम। तत्पर, जैसे कि बोला जाता है ना, कि अगर मान के चलिए कि आपके सामने जब परीक्षा आती है, जब आपके सामने परीक्षा आती है मित्रों, तो आप उस परीक्षा को पास करने के लिए तत्पर रहेंगे, यानी कि मेहनत के प्रति तत्पर रहेंगे, तब जा करके ना आप उसमें पास होंगे, अन्यथा पास कहाँ से होंगे। तो वही चीज़ है, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति पर आता है, यानी कि व्यक्ति पर आता नहीं है, व्यक्ति तत्परता पर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइपिंग है, त्रुटियाँ हो जाती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्परता पर आता है, तो वह उस कार्य को आसानी से कर सकता है और तुरंत भी कर देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ऑन द स्पॉट जैसे कुछ कार्य किए जाते हैं, तो जब तक उसके अंदर एक्टिविटी नहीं आएगी, जब क्रियाशीलता नहीं आएगी, वो कैसे उस कार्य को करेगा। जैसे कि देखिए, एक हम उदाहरण लिए हुए हैं कि बिना प्यासे गाय के पास पानी ले जाने पर वह नहीं पीती है, जब उसको प्यास लगता है तो वह जरूर पीती है। स्वाभाविक है कि बच्चों को, अब इससे हम लोग बच्चों को अटैच करें, तो बच्चों को उनके जब वैचारिक जो अवधारणा होती है, जो माइंड में इनको जो अवधारणा बने कि ना अब हमको पढ़ना है, दिखे उनके दिमाग से, तो हाँ उनको तुरंत उस टाइम पढ़ाई, देखिए उसका आनंद ही कुछ और होगा। और जब उनके पढ़ने में मन न लगे, तो उनको अगर हम प्रेशर करेंगे, तो वहाँ पे वो एक्टिव नहीं रहेंगे और जिससे वो अपने ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। ओके, चलिए दूसरा बात करेंगे हम लोग, अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है मित्रों? अभ्यास का नियम। अभ्यास, अभ्यास यानी कि प्रतिदिन किया हुआ कार्य, निरंतर किया हुआ कार्य, वही क्या है? अभ्यास है। किसी कार्य को निरंतर करते रहना, वो क्या है? अभ्यास है। अभ्यास में 2 इसके उपनियम है। एक उपयोग का नियम है। उपयोग, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात अस्थायी हो जाता है। ठीक है, उपयोग करना यानी कि कोई वस्तु है, उसको जब हम फिर काम में लाते हैं तो उपयोग करना होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे मन में जो पहले से सीखा हुआ ज्ञान है, उसको जब दोबारा उसको एक बार रिपीट करेंगे, तो मित्रों एकदम हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाता है और वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अनुपयोग का नियम। ठीक है मित्रों, अनुपयोग का नियम क्या है? तो अनुपयोग का नियम है कि यदि किसी किए हुए कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं, तो मस्तिष्क उससे भुला देता है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यदि किसी किए हुए कार्य को हम दोबारा नहीं करते हैं, तो मस्तिष्क में भुला देता है। जो भी हम पढ़े हुए, कोई भी मनुष्य अगर जो पढ़ा हुआ है, अगर उसको 2 वर्ष के लिए छोड़ दे, 6 माह के लिए भी छोड़ दे, तो वह जो पूरा जो ज्ञान उसका था वो अपूर्ण हो जाएगा, आधा आधा से भी कम उसके मस्तिष्क में रह जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रभाव का नियम। मित्रों, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका प्रभाव का नियम। तो चलिए प्रभाव के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभाव, संतोष असंतोष का नियम, यानी कि जो हमारे द्वारा किया गया कार्य रहेगा, उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ के बारे में समझना है मित्रों। जब किसी कार्य को किया जाता है और उससे हमें संतोष प्राप्त होता है, तो हम उस कार्य को दोबारा करते हैं। लेकिन अगर उससे असंतोष प्राप्त होता है, तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, और जब असंतुष्ट होंगे तो हमें उस कार्य को करने को मन नहीं करेगा। और जब हम उस कार्य को करने के बाद हमें सफलता मिले, मतलब हमको अच्छा महसूस होगा, तो हम उस कार्य को बार बार करेंगे, मतलब हम उस कार्य को करेंगे। तो वही हमारा क्या है? प्रभाव का नियम है। ओके मित्रों, अब हम गौण नियम के बारे में बात करते हैं। गौण नियम आपके इनके 5 है, तो चौथे 3 तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, 3 हम लोग पढ़ लिए। अब हम चौथे को पढ़ेंगे, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया यानी कि किसी क्रिया पे
उसके प्रति क्रिया देना, प्रतिक्रिया, बहु यानी कि बहुत, ठीक है। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में उसे काम में लिया जाता है। यानी कि हम लोगों को शिक्षण के बारे में पढ़े हम लोग मित्रों। मान करके चलिए कि जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, हमने यहाँ से पढ़ाना चालू किया, ठीक है, पढ़ाना चालू किया है, पढ़ा रहे हैं उसको हम, लेकिन हमने देखा कि हमने कविता पढ़ा, कविता सीधी सी पढ़ करके पढ़ाई, सीधी सी पढ़ करके, देखे भाई ये तो बच्चे के मस्तिष्क में जा ही नहीं रहा है, ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क में नहीं जा रहा है। तब हम क्या किए कि उसको कहानी जैसा पढ़े, कविता को सोच देखिएगा, कविता को हम गीत कहानी जैसा पढ़े, ठीक है, कहानी जैसा जब हम पढ़ेंगे, कहानी जैसा पढ़े तब पर भी उसके दिमाग में नहीं गया, तो फिर एक बार हम ट्राई करते हैं गीत जैसा कहानी, इसको गाए हम गीत। तो जब हम गीत गाए तो बच्चा को समझ में आने लगा, तो हम क्या करेंगे, उस पढ़ाने की हम अपनी पठन की प्रक्रिया में क्या करेंगे, हम उस कविता को गीत रूप में सम्मिलित कर लेंगे, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। चलिए आगे, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या है, मन की वृत्ति यानी कि मन का भाव। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति में मन में करेंगे, मन से करेंगे, वैसे ही हम उससे परिणाम और सफलता मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कहा जाता है कि जो जितना करता है वो उतना पाता है, अर्थात जब हम अपने मस्तिष्क में मान करके चलिए कि अगर हमको 10 किलोमीटर की आज यात्रा करनी है और हम चलते चलते हमको 5 किलोमीटर पर लगे कि हमको थकान होने लगा, तो हमारी मन की भाव, मन की प्रवृत्तियाँ क्या होंगी, थोड़ा थोड़ा लूजिंग होने लगेंगी। लेकिन अगर उसको हम मन की भाव को, मन की प्रवृत्ति को प्रबल रखेंगे तो क्या होगा, हम पूरे 10 किलोमीटर को पार कर पाएंगे। तो ये हमारी मनोप्रवृत्ति का नियम होगा। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया यानी कि छोटी छोटी क्रियाओं का नियम, ठीक है। जिस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में हमें अधिक सफलता मिलती है। बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों आंशिक नियम, ठीक है। जिस कार्य को अगर छोटे छोटे भागों में हम छोटे छोटे भागों में बांट करके अगर हम करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है। जैसे मान करके चलिए हमारा ये संपूर्ण बुक हो गया, और बुक को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमारा मस्तिष्क थोड़ा सा उस पर क्या होगा, थोड़ा सा हमारा मस्तिष्क उस पर मन से नहीं काम करेगा। लेकिन जब उसको हम इतने पार्ट में, 4 पार्ट में अगर कर देते हैं, कुछ पार्ट कुछ पार्ट कुछ पार्ट कुछ पार्ट, ऐसे 4 पार्ट में अगर हम पूरे बुक को कर देते हैं तो हमारा आराम से हम दिमाग में लेंगे कि हमको एक पार्ट को पढ़ना है, फिर कुछ दिन बाद दूसरे पार्ट को पढ़ना है, फिर कुछ दिन बाद तीसरे पार्ट को पढ़ना है। जब उसको पढ़ेंगे हम तो हमारा पठन का कार्य भी आराम से हो जाएगा और उसके बाद हमें ज्ञान भी उससे मिलेगी। अब दो हमारे नियम है, एक आत्मीकरण का नियम है और एक संबंधित परिवर्तन का नियम है। तो आत्मीकरण यानी कि आत्मीय मतलब हृदय से, एकदम दिल से लिया गया कार्य। और सदृशीकरण, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नया ज्ञान में मिला देना। क्या होता है आत्मीकरण? आत्मीकरण का मतलब होता है जो मतलब दिल में बोध हो, दिल में बोध हो। तो क्या कहा जा रहा है, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नया ज्ञान में मिला देना। अब हम मान करके चलिए कि भाई जैसे हमने बात किया था आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम में हमने उसको कविता पढ़ाया, कविता को हमने पढ़ाया, फिर उसको कहानी जैसा पढ़ाया, फिर जब गीत जैसा पढ़ाने लगे तो हम तो जान गया। तो उसी प्रकार यह कह रहा है कि जब हम भी फिर पढ़ाएं और हमको पढ़ाने के ज्ञान में पता है कि हम गीत गाने से हमारा बच्चा पढ़ता है, तो फिर जो नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें गीत वाला भी चीज़ अगर अपने दिल से उसमें प्रेषित करके उसमें मिला करके किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आत्मीकरण का नियम हो जाएगा। संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम, परिवर्तन यानी कि बदलना, तो क्रिया का रूप वही रखा जाए एवं उसमें परिस्थितियों को परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संबंधित परिवर्तन का नियम होगा। कैसे? देखिए पढ़ा तो रहे हैं हम, लेकिन हम अगर बच्चों को बाध्य करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अगर बाध्य करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि आपको 2 घंटा पढ़ना है, आपको 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चे को हम प्रेशर दे रहे हैं और बच्चे के दिमाग में कौतूहल चल रहा है कि 2 घंटा हमको वेट करना है, 2 घंटा वेट करना है। जब 2 घंटा वेट करना है उसके दिमाग में बार बार घूमेगा कि कब 2 घंटा हो कि मेरी छुट्टी हो जाए। ठीक उसी पर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, 15-15 मिनट का हम कर दे ब्रेक। जब 15-15 मिनट का ब्रेक कर देंगे तो परिस्थितियाँ जो थी वो परिवर्तित हो जाएंगी। अब उसको भी मन लगेगा कि 15 मिनट न पढ़ना है, 15 मिनट के बाद फिर तो हमको आनंद मिलेगा ही।
तो वहाँ पे वो बच्चा मन से पढ़ेगा। तो ठीक है मित्रों, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक हमारे वीडियो को जरूर कीजिएगा। और हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हमें सपोर्ट कीजिए कि हम भी खुश होकर के आपको बढ़िया से सेवा दें। आपको सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे मित्रों। अभी सीटेट के पेपर आने वाले, इसलिए सीटेट बेस से तैयारी सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद और भी जो विभिन्न पेपर आएंगे उसके अनुसार हमारा चैनल वीडियो क्रिएट करेगा। ठीक है मित्रों, आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, यही हमारे महादेव से कामना रहती है। जय महादेव।